दरअसल हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान बनने की कहानी किसी तयशुदा इवेंट की कोई बनी बनाई फिल्म नहीं जो हम आज हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं, बल्कि ये उस दौर में हर रोज़ पूरी दुनिया के बदलते हालात की वजह से हिंदुस्तानी सियासत पर ज़ाहिर होते असरात थे, जिन्हें उस वक्त कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। किसी को उस वक्त नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा, और कब होगा, कल होगा या 100 साल बाद होगा। अगर आज़ाद होगा तो एक नया मुल्क पाकिस्तान भी बन जाएगा। ये सब किसी को मालूम नहीं था। बस इस नज़रिए को जहन में रखें और ये लेक्चर समझें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जब हम सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वो मकाम जहां से इंडियन हिस्ट्री के हालात सिग्निफिकेंटली तब्दील हो जाते हैं। इस वॉर में तमाम हिंदुस्तान से अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत हो जाती है और शदीद जंग होती है जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैल जाती है। हिंदू मुसलमान सब इसमें शरीक हुए, अलबत्ता सिख रियासतों ने इसमें हिस्सा न लिया। 10 मई को मेरठ से उठने वाली आग ने पूरे नॉर्थ इंडिया को लपेट में ले लिया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अलामती लीडर बना दिया गया और यूं दिल्ली इस जंग का मरकज बना, जबकि लखनऊ, कानपुर, झांसी और बिहार में शदीद जंगें हुईं। ताहम अंग्रेज़ों की फौजी सुपीरियॉरिटी और सिख रियासतों के न्यूट्रल रहने की वजह से इस जंग में हिंदुस्तानियों को नाकामी का सामना करना पड़ा। इसमें हिंदुस्तानियों को शिकस्त देने के बाद अंग्रेज़ों ने इस बगावत का जिम्मेदार सिर्फ मुसलमानों को ठहराया। बहादुर शाह जफर को एग्जाइल कर दिया गया और उनके 3 बेटे मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा अबू बकर और मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान कत्ल करके कोतवाली दिल्ली चांदनी चौक पर लटकाए गए। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हुआ और हुकूमत अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने संभाल ली। मुसलमानों पर सख्त इंतकामी कार्रवाइयां हुईं, जायदादें जब्त हुईं और सियासी उतार ने उन्हें शदीद मायूसी में धकेल दिया। ये वो दौर था जब हिंदुस्तानी मुसलमान शदीद मायूसी में थे। ऐसे में एक मुसलमान सरकारी अफसर जिनका नाम सैयद अहमद खान था, उन्होंने हालात की नज़ाकत भांपते हुए इंतहाई दानिशमंदी का सबूत दिया और मुसलमानों को समझाया कि हालात बदल चुके हैं और ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि अगर आने वाले दिनों में इन हालात का मुकाबला करना है तो उन्हें अंग्रेज सरकार से समझौता करना होगा और उनकी हुकूमत को तस्लीम करना होगा, क्योंकि यही हकीकत थी। हिंदुस्तान में दूसरी तेजी से तरक्की करती कौमों की बराबरी हासिल करनी होगी और इसके लिए एजुकेटेड हिंदुओं की तरह मुसलमानों को भी तालीम हासिल करना होगी। इस सिलसिले में मुसलमानों को अंग्रेजी ज़बान सीखना होगी और अंग्रेजी से नफ़रत करके कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि अब सारी रिसर्च इसी ज़बान में हो रही है और अगर उन्हें तरक्की करना है तो अंग्रेजी सीखनी होगी। यही हकीकत थी। दूसरी तरफ सर सैयद ने अंग्रेज सरकार को भी समझाया कि तमाम बुराइयों का सबब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हरगिज़ नहीं हो सकते। अंग्रेज सरकार को भी हिंदुस्तान को चलाने के लिए मुसलमानों को साथ लेना होगा और उनको भी एक जिम्मेदार कौम समझना होगा। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1800 के तहत अब तमाम पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिए थे और खुद इंडिया को डायरेक्ट अपने रूल के अंदर ले लिया था। ब्रिटिश सरकार ने अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के जरिए पॉलिटिकली हिंदुस्तानियों को भी हुकूमत में शामिल करना शुरू कर दिया था। शायद अंग्रेज सरकार भी 1857 की बगावत के बाद ये समझ चुके थे कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को तब्दील करके ही हिंदुस्तान पर मुनासिब तरीके से हुकूमत की जा सकती है और यूं पावर में मामूली मगर शेयर जरूर मिला। दूसरी तरफ अगर हम फिर सर सैयद के दौर की तरफ लौटें और देखें कि मुसलमानों की पॉलिटिकल अवेयरनेस का सहरा सर सैयद अहमद खान के सर क्यों जाता है, तो हमें फिर 1866 में अलीगढ़ तहरीक की तरफ पलटना पड़ेगा, जहां 1866 में अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद रखी गई। 1864 से 1866 तक के अरसे में साइंटिफिक सोसाइटीज़ कायम की गईं, जिनका मकसद
मुसलमानों को जदीद तालीम, साइंस, कानून और इंतज़ामी महारतों की तरफ लाना था। इसी एजुकेशनल मूवमेंट का नतीजा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की सूरत में निकला, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। यही इदारा मॉडर्न मुस्लिम लीडरशिप का गढ़ बना, जहां से पढ़कर निकलने वाले लोगों ने आगे के सालों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लीडरशिप संभाली और पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा बने। इधर सियासी मैदान में 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक सिविल सर्वेंट था, उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की, जिसका मकसद हिंदुस्तानियों को सियासी धारे में लाना था। दूसरी तरफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कांग्रेस की उस पार्टीशन की मुखालिफत ने मुसलमानों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया, और यूं मुसलमानों को भी सियासी तौर पर अपने लिए एक अलग पार्टी कायम करने की ज़रूरत महसूस हुई। यूं बंगाल में ही ढाका में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना ली जाती है, जिसके पहले प्रेसिडेंट सर आगा खान III बनते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना अभी मुस्लिम लीग से दूर थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1906 से 1913 तक शामिल रहे। इब्तिदा में जिन्ना कांग्रेस ही के साथ थे, क्योंकि वो मुसलमान राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हामी थे, मगर बाद में मुस्लिम लीग में दिलचस्पी लेने लगे और 1913 में मुस्लिम लीग में मुस्तकिल तौर पर शामिल हो गए। अब हम दोबारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की तरफ पलटते हैं कि एक्ट के जरिए पहली बार मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए और सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर उन्हें आबादी से ज़्यादा तकरीबन 1/3 शेयर मिला, जिसे हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स के नाम से जानते हैं। यानी अगर 150 सीटें हैं तो 50 सीटों पर सिर्फ मुसलमान मेंबर ही इलेक्शन लड़ेगा और मुसलमान वोटर ही उसे वोट देगा। इसके लिए नया सिस्टम बनाया गया, जिसे कांग्रेस ने उस दौर में नहीं माना। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने उसे मुसलमानों की सियासी शनाख्त की बुनियाद करार दिया। यही वो नुक्ता था जिसे बाद में लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस ने तस्लीम किया। लखनऊ पैक्ट सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल हिस्ट्री में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल था। लखनऊ पैक्ट के जरिए से कांग्रेस ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट्स और 1/3 रिप्रेजेंटेशन को मान लिया, और इस सारे अमल में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अहम किरदार अदा किया। इसी दौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 10वां सालाना जलसा भी लखनऊ में ही हुआ था। यही दौर था जब जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाने लगा। इसी सियासी फजा में गांधी जी ने बाद में खिलाफत मूवमेंट की भी तरफदारी की। फिर 1919 में एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसे मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अगरचे के 1861 से लेकर 1919 तक के इंडियन काउंसिल एक्ट में हिंदुस्तानियों को लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन मिली, मगर उनका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता था। असल पावर मुकम्मल तौर पर गवर्नर के पास था। हिंदुस्तानी रिप्रेजेंटेशन बस थोड़ी ही थी। इस एक्ट के तहत डायरकी सूबों में और दोएम बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो सेंटर यानी दिल्ली में इंट्रोड्यूस हुए। इस तरह डायरकी सूबाई लेवल पर लागू की गई, जिसमें रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो गवर्नर्स यानी अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, और दूसरी तरफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स यानी हिंदुस्तानियों के कंट्रोल में दे दिए गए। मगर इन दिनों में इन मिनिस्टर्स या वजीरों का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, यानी कोई सूबाई या निचली हुकूमत का खाका कायम न था, बल्कि तमाम पावर्स का मरकज हमेशा गवर्नर ही रहता था। इलेक्टेड हिंदुस्तानी मिनिस्टर्स अंग्रेज गवर्नर के ही मोहताज थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस वक्त की डायरकी कोई डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली यानी सेंटर में अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर बना दिया गया। यूं 1919 में अब पहली बार सेंट्रल लेवल पर कानून साजी के लिए बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया था, जो नंबर 1 काउंसिल ऑफ स्टेट
यानी अपर हाउस कहलाया, जबकि नंबर 2 लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस कहलाया गया। यही बाय कैमरल लेजिस्लेचर था और ये बिल्कुल अलग तरह का सिस्टम था। उसको किसी भी तरह से डीआरकी का हिस्सा तस्वुर नहीं किया जा सकता। यूं बाय कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम डीआरकी का हिस्सा नहीं था। चुनाचे दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। दोनों यानी डीआरकी सूबों में और बाय कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में काम कर रहा था। ये दोनों ही इसी एक्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही इंट्रोड्यूस हुए। एक बात और याद रहे कि गवर्नर से मुराद वाइसराय नहीं होता था। वाइसराय एक अलग ओहदा था, मगर होता अंग्रेजों के पास ही था। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंबे अरसे तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाते रहे, लेकिन 1928 में जब कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और दूसरे राइट्स को नज़रअंदाज कर दिया गया, तो जिन्ना को शदीद धचका लगा। उन्होंने इसमें बेहतरी के लिए रिकमेंडेशंस दी, जो जिन्ना के 14 नुकात के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस, खास तौर पर मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ने उन्हें तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जिन्ना ने इस मौके पर कहा था कि आज से हमारी राहें जुदा हैं, और उन्होंने साफ तौर पर पहली और दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज सरकार का कांग्रेस की तरफ झुकाव को महसूस किया। तीसरे साल मोहम्मद अली जिन्ना को तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बुलाया भी न गया, जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना बहुत मायूस हो गए। खुद मुस्लिम लीग में 2 ग्रुप बन चुके थे, एक जिन्ना ग्रुप और दूसरा शफी ग्रुप। चुनाचे मोहम्मद अली जिन्ना मायूस होकर सियासत छोड़कर लंदन जा बसे और वकालत शुरू कर दी। दरअसल गोल मेज कॉन्फ्रेंसों का बुनियादी मकसद साइमन कमीशन 1927 की रिपोर्ट पर बहस करना और हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा मुस्तकिल आईन तैयार करना था जिस पर तमाम पार्टीज यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स राजी हो सकें। अगरचे ये कॉन्फ्रेंसें मुकम्मल कंसेंसस या इत्तेफाक पैदा करने में नाकाम रहें, लेकिन उनके दौरान होने वाली बहस और रिकमेंडेशंस ही 1935 के एक्ट की बुनियाद बने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1861 के इंडियन कौंसिल एक्ट से 1935 तक का सफ़र मरहलावार तय किया और उस मकाम तक पहुंची कि उसने हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाने का ऐलान किया। ये एक मुकम्मल प्रोसेस था जो मुख्तलिफ स्टेप्स बाय स्टेप मुकम्मल हुआ। याद रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इतना मुकम्मल और भरपूर एक्ट था कि 1947 की आज़ादी के बाद दोनों मुल्क, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, फौरी तौर पर कुछ अरसे उसी एक्ट के जरिए से चलाए जाते रहे थे। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के जायजे के लिए एक कमीशन भेजा जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है, जिसकी रिपोर्ट पर बहस के लिए 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसें लंदन में बुलाई गईं, जिनमें होने वाली इन बैठकों में फ्यूचर फेडरल सिस्टम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और माइनॉरिटीज के राइट्स पर तफसीली बातचीत हुई। दरअसल 1933 में इन्हीं कॉन्फ्रेंसों की रिकमेंडेशन की रोशनी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर जारी किया, जिसमें नए कॉन्स्टिट्यूशन का खाका दिया गया था। 1935 में इसी वाइट पेपर को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस के बाद कानूनी शक्ल दी गई, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। 1935 के एक्ट के अंदर अहम नुकात शामिल किए गए थे जो गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में तय पाए थे, और इन कॉन्फ्रेंसों की बदौलत 1935 के एक्ट में अहम तब्दीलियां की गईं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबों में ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डायरकी खत्म करके उन्हें इंतजामी तौर पर इंडिपेंडेंट बना दिया गया। फेडरल सिस्टम, यानी हिंदुस्तान में पहली बार एक फेडरल फॉर्म की हुकूमत की रिकमेंडेशन की गई, जिसमें सूबे और प्रिंसली स्टेट्स शामिल होनी थीं। सेपरेट इलेक्टोरेट,
मुसलमानों और दीगर माइनॉरिटीज़ के लिए सेपरेट इलेक्शन सिस्टम के हक को बरकरार रखा गया, जिस पर जिन्नाह ने बहुत जोर दिया था। सिंध की अलहदगी। इसी सिलसिले में सिंध को बंबई से अलग करके एक अलहदा सूबा बनाने का फैसला भी किया गया। दोबारा मोहम्मद अली जिन्नाह की तरफ चलते हैं तो जैसा कि तज़करा हो चुका है कि जिन्नाह ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सीन से नाउम्मीद होकर लंदन में जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था और हिंदुस्तान के लोगों को अभी जिन्नाह की ज़रूरत थी। मार्च 1933 में लंदन में मौलाना अब्दुर्रहीम दर्द ने जिन्नाह से मुलाकात की और उन्हें कायल किया कि अगर वो सियासत से अलग रहे तो हिंदुस्तानी मुसलमान एक अच्छी क़यादत से महरूम रहेंगे। अप्रैल 1933 में लंदन पटन मस्जिद में जिन्नाह की इस तकरीर ने उनकी सियासी वापसी का रास्ता सुना दिया था। जिन्नाह के अपने अल्फाज के मुताबिक उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहीम दर्द की पुरअसर गुफ्तगू ने मेरे लिए और कोई रास्ता न छोड़ा। स्टैनले वुलपर्ट की किताब जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान में जिन्नाह की वापसी का सबब लियाकत अली खान की कोशिशों को कहा गया है। उनके मुताबिक लियाकत अली खान और बेगम राना के जिन्नाह से मुसलसल राब्ते थे और वो उन्हें ज़मीनी सिचुएशन और सियासी माहौल से आगाही दे रहे थे और यूं जिन्नाह को वापसी पर राज़ी किया। मोहम्मद अली जिन्नाह 1934 में हिंदुस्तान वापस आए और 1935 के बाद होने वाले इंतखाबात के लिए लियाकत अली खान के साथ मिलकर हिंदुस्तान भर में मुस्लिम लीग को एक्टिव किया, मगर 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग हार गई। कांग्रेस ने हुकूमत बना ली और हिंदू नवाज पॉलिसी अपनाई, बंदे मातरम का तराना ज़बरदस्ती मुसलमानों से पढ़वाना वगैरह वगैरह ऐसे इक़दाम थे जिसने मुसलमानों को मायूस किया और यही सियासी फ़ायदा जिन्नाह ने उठा लिया। लखनऊ सेशन 1937 और जिन्नाह का फैसला कुन किरदार। मोहम्मद अली जिन्नाह सब कॉन्टिनेंट की उन चंद पर्सनैलिटीज़ में शामिल हैं जिन्होंने हिस्ट्री का रास्ता बदल कर रख दिया और साथ दुनिया का नक्शा भी बदल दिया और एक नई रियासत की बुनियाद रखी। 1937 के सूबाई इलेक्शंस के बाद जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को पावर से बाहर रखा और कोलिशन गवर्नमेंट से इनकार किया तो मुसलमानों को सियासी महरूमी का शदीद एहसास हुआ। यही पसमंज़र लखनऊ सेशन 1937, जो 25वां मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था, की असल अहमियत बना। इस सेशन में जिन्नाह ने न सिर्फ कांग्रेस की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों को बेनकाब किया, बल्कि मुस्लिम लीग को एक नवाबी पार्टी से अवामी पार्टी और सियासी कुव्वत में तब्दील कर दिया। जिन्नाह की प्रेसिडेंशियल तकरीर ने मुसलमानों में नई रूह फूंकी, जज्बाती वाबस्तगी पैदा की और उन्हें एक नुमायां लीडरशिप पेश की। इसी जलसे के मौके पर जिन्नाह ने हस्ब रिवायत वेस्टर्न सूट न पहना, बल्कि काली पंजाबी शेरवानी और कैप पहनी, जो बाद में जिन्नाह कैप कहलाई और उनकी मुस्लिम सियासी शनाख्त बन गई। इसी सेशन में जिन्नाह को पहली बार अवामी सतह पर कायदे आज़म कहा गया, जो किसी फर्द या करारदाद का नहीं बल्कि अवाम और कारकुनों का दिया हुआ टाइटल था और जल्द ही जिन्नाह के नाम का मुतबादिल बन गया। पार्टी लिहाज से ये सेशन गैर मामूली कामयाब रहा। सिर्फ 3 माह में मुस्लिम लीग की 170 से जायद नई शाखें कायम हुईं और 1 लाख के करीब नए मेंबर शामिल हुए, खुसूसन यूपी में। लखनऊ सेशन का एक और अहम नतीजा सिकंदर जनाह पैक्ट था, जिसके जरिए सर सिकंदर हयात खान और उनके साथी मुस्लिम लीग में शामिल हुए, जिससे पंजाब में लीग का असर व रसूख बढ़ा। आइडियोलॉजिकल गाइडेंस के मैदान में अल्लामा इकबाल जिन्नाह को सपोर्ट करते रहे और उन्होंने जिन्नाह को मुसलमानों की वाहिद काबिले एतमाद लीडरशिप करार दिया। यही पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और पार्टी तब्दीलियां बाद में करारदाद लाहौर 1940 की बुनियाद बने, जिसने पाकिस्तान के क़याम का क्लियर टारगेट सामने रखा। और बिलाखिर जिन्नाह की लीडरशिप, मुसलसल स्ट्रगल और कामयाब डिबेट के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया।
लखनऊ सेशन 1937 इस पूरे अमल में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां जिन्ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल सियासतदान से मुस्लिम कौम के कायदे आज़म बनकर उभरे और 1947 में मुल्क पाकिस्तान को हासिल करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।